इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई। उन तैयारियों के बीच एक जो खास बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक काफ़ी अच्छी पहल की है। इस बार का बजट सत्र पेपरलेस होगा और इसको लेकर बाकायदा विधायकों और मंत्रियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहाँ पर किसानों का मुद्दा एक बार फिर लगातार गरमाया हुआ है। इस बार न सिर्फ धान को लेकर, समर्थन मूल्य को लेकर, बल्कि जिस तरह से किसानों के पंजीयन को लेकर बात की जाए तो इसमें गड़बड़ी का मामला निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ इन अन्नदाताओं को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से तर्क भी निकलकर सामने आ रहा है कि गड़बड़ी नहीं, पंजीयन का जो है मिलान नहीं हो रहा था, जिसके चलते किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अकाउंट में गड़बड़ी की बात निकलकर सामने। फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला और उत्तर प्रदेश में पेपरलेस सत्र को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार बजट सत्र में पेपर का उपयोग नहीं होगा। पेपरलेस कार्रवाई के दौरान विधायकों को आईपैड का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए सभी विधायकों को पत्र भेजा गया है। उनसे आईपैड खरीदने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस आईपैड का भुगतान बाद में किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में पेपरलेस कार्रवाई को लेकर पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके लिए मंत्रियों और विधायकों की टेक्निकल ट्रेनिंग भी कराई गई थी, जिससे कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए। पेपरलेस केंद्रीय बजट भी पेश होता दिखाई दिया था और आपको बता दें, योगी सरकार ने यूपी के बजट को भी पेपरलेस करने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर सभी विधायकों को आईपैड खरीदने के लिए भी कहा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही ये बजट सत्र शुरू होगा। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार सत्र शुरू होने के अगले दिन यानी कि 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भी इस बार बजट सत्र को लेकर बात करें तो पेपरलेस बजट पेश किया था और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इसको अपनाती नजर आ रही है और एक पहल करती यहाँ पर दिखाई दे रही है। सरकार पेपरलेस बजट सत्र होगा इस बार। इसके लिए बाकायदा विधायक और मंत्रियों की ट्रेनिंग भी दी गई है। ट्रेनिंग उनको दी गई है कि किस तरह टेक्निक का इस्तेमाल करना है और आईपैड को लेकर ट्रेनिंग की गई थी। इसके बाद निर्देश भी दिए गए हैं कि विधायक और मंत्री आईपैड खरीद लें। इसके लिए बाद में 50-50 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा। मंत्री और विधायकों को टेक्निकल ट्रेनिंग कराई गई। इसके लिए विधानसभा का बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। आईपैड खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार। 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार बजट सत्र में पेपर का उपयोग नहीं होगा। पेपरलेस कार्रवाई के दौरान विधायकों को आईपैड का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और साथ ही विधायकों को पत्र भेजा गया है। उनसे आईपैड खरीदने के लिए कहा गया है। ये भी बताया गया है कि इस आईपैड का भुगतान उन्हें बाद में दिया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में पेपरलेस कार्रवाई को लेकर पहले से ही तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए मंत्रियों और विधायकों की टेक्निकल ट्रेनिंग भी कराई गई थी।
कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग इसलिए दी गई ताकि आईपैड का इस्तेमाल हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और बजट सत्र के दौरान कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए। और ख़ास बात यहाँ पर यह कि इस बार का केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ वो भी पेपरलेस बजट हुआ था। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ। आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, काफ़ी अच्छी पहल, काफ़ी बड़ा कदम उठाती यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार दिखाई दे रही है और इस बार का जो बजट सत्र है उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई। तैयारी में खास इसलिए क्योंकि पेपरलेस बजट होने वाला और आईपैड को लेकर इस्तेमाल करने को लेकर विधायकों की ट्रेनिंग के साथ साथ कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। किस तरह देखें इसे? कमल, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार अपने कदम बढ़ा रही है। इस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को डिजिटल इंडिया करने के लिए सीधे तौर पर जो है पहल की थी, उस पहल को आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो कार्रवाई है, जो कार्य है, वो पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया गया है। अभी कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सत्र लंबा चलेगा। निश्चित रूप से सरकार ने इस पर पूरी तैयारी कर रखी है, खासतौर पे विधानसभा सचिवालय ने। और जिस तरह से योगी सरकार ने सभी विधायकों के लिए आईपैड खरीदने के निर्देश दिए हैं, आज उन्होंने एक पत्र जारी किया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रमुख सचिव ने। उनमें से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि सभी विधायक अपने लिए आईपैड 50,000 रुपए तक का खरीद लें और उसका बिल भुगतान आकर विधानसभा पटल से कर सकते हैं। यानी कि सरकार सभी विधायकों को पेपरलेस काम करने के लिए 50,000 रुपए का आईपैड देने जा रही है। निश्चित रूप से वो ये चाहती है कि सरकार पूरी तरह से पेपरलेस वर्क हो, क्योंकि इसी दशा में अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी जिसमें आला दर्जे मंत्री मौजूद थे। और जिस तरह से यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई पेपरलेस होगी, तो उसके लिए विधायकों को प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाएगा। और निश्चित रूप से यह एक शानदार पहल है, क्योंकि लगातार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और योगी सरकार भी ये चाहती है कि कहीं न कहीं विधायक और मंत्री वो पेपरलेस वर्क करें। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसको ई कैबिनेट करने का प्रोग्राम भी बनाया गया है, क्योंकि अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी वो निश्चित रूप से ई कैबिनेट होगी। और उत्तर प्रदेश में जो सचिवालय के कार्य हैं वो भी ई फाइलिंग के थ्रू किए जा रहे हैं। पहले मोटी मोटी फाइलों का गट्ठर होता था, उसको लाद के चमड़े के बक्से में बंद करके ले जाना पड़ता था, फिर अधिकारी इसको देखते थे, मंत्री देखते थे, उसके कार्यों में बड़ा लंबा समय लगता था। इन तमाम चीजों से कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने मुक्ति दिलाई है। डिजिटल इंडिया के तहत पेपरलेस आईपैड पे सभी फाइलों का ब्यौरा, सदन की कार्रवाई, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश भी डिजिटल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, डिजिटल इंडिया की तरफ भारत बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसका एक बड़ा उदाहरण इस बार के केंद्र सरकार के बजट में भी देखने को मिला, क्योंकि वो भी भट्ट साहब पेपरलेस बजट पेश किया गया था। ये तो रही बजट सत्र को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, लेकिन बजट से लेकर आम आदमी को जिस तरह से उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, गृहिणी को लेकर बात की जाए, मध्यम वर्ग लोगों को लेकर बात की जाए, टैक्स पेयर को लेकर बात की जाए, तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? कैसा हो सकता है उत्तर प्रदेश का बजट? देखिए, बजट आने में अभी समय है, लेकिन सरकार ने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। और निश्चित रूप से जिस तरह से कोविड-19 संक्रमण का काल उत्तर प्रदेश में सहित पूरे देश में चल रहा है, उससे सरकार ने निपटने के लिए काफी कुछ तैयारी जो है वो करने की कोशिश की है, लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कार्य पिछड़े हैं, उनको पूरा कराने की योगी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन अभी सरकार की पूरी तरह से ये फोकस है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, जिसमें सारा वर्क जो है कागजी कार्रवाई के तहत होता था, वो पेपरलेस किया जाए। इसी पर सरकार पूरी तरह फोकस है। और निश्चित रूप से जो सदन में सवाल उठाए जाएंगे, उन सवालों के जो जवाब है वो कहीं न कहीं मंत्री जो सदन के अंदर देंगे वो सब आईपैड पे आएंगे, यानी कि पेपरलेस वर्क होगा। विधायक भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसीलिए सबको आईपैड खरीदने की जो है अनुमति दी गई है और उसका भुगतान सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा कर रही है। और उसके साथ साथ बजट निश्चित रूप से कोविड-19 का जो संक्रमण काल चल रहा है उसको देखते हुए जनता को राहत पहुंचाने के लिए राहत भरा वाला बजट निश्चित रूप से होगा।
लेकिन सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि जो उसका कलेक्शन है, जो उसका रेवेन्यू है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए। आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इस बात को सीधे तौर पर यह बताया कि उत्तर प्रदेश का जो टैक्स कलेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से चाहे आबकारी की बात हो, राजस्व की बात हो, चाहे अन्य जो विभाग है उनकी बात हो, उनकी जो रेवेन्यू है वो तेजी से आमद हो रही है। यानी सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और निश्चित रूप से ये सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहीं न कहीं आखिरी बजट है, तो इसके लिए तैयारी निश्चित रूप से होगी और कहीं न कहीं जनता को राहत देने वाली होगी। जी बिल्कुल, जनता को राहत देने वाली होगी, यही उम्मीद जनता भी लगाई बैठी हुई है। लेकिन जिस तरह से कोविड काल का जिक्र निकलकर सामने आता है, कोविड काल एक ऐसा गिरण बनकर निकलकर सामने आया जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। बेपटरी होती है अर्थव्यवस्था, सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है और प्रदेश सरकारों के लिए भी। ऐसे में बजट सत्र में हर एक चीज़ का समावेश करना, उसी स्थिति में परिस्थितियों को जमाते हुए बजट को पेश करना, खास करके महंगाई को कंट्रोल करते हुए, वो भी तब जब लोग जो है आर्थिक संकट से जूझते नजर आ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों को किस तरह देखा जा सकता है भट्ट जी? निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 में चुनाव होने हैं और ये सरकार का निश्चित रूप से आखिरी बजट है, क्योंकि उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद देखना यह है कि सरकार सत्ता में आती है कि नहीं आती है। लेकिन पूरी कोशिश योगी सरकार की ये करेगी कि कहीं न कहीं पूरी तरह से बजट जो है वो जनता को हितों वाला हो, लोगों को राहत पहुंचाने वाला हो। किसानों की बात निश्चित रूप से उसमें रखी जाएगी और निश्चित रूप से जो है कहीं कहीं सरकार जो जिन्होंने अपने 4 वर्षों से अधिक समय में काम किया है उनकी उपलब्धियों के बारे में भी बताने का काम पूरी तरह से करेंगी। जी चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी, बजट सत्र को लेकर तैयारियां तो पूरी हो गई हैं और इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखने को मिलेगा। जब बजट सत्र पेश किया जाएगा, आईपैड का इस्तेमाल होगा, पेपरलेस पूरी तरह से बजट होगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, बाकायदा ट्रेनिंग भी विधायक और मंत्रियों को दी गई है। लेकिन अब इन तैयारियों के बाद जिस तरह से उम्मीद लगी हुई है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का बजट कैसा होगा, वो भी तब जब कोविड काल से हर एक देशवासी ग्रसित होता दिखाई दिया और आर्थिक संकट हर किसी पर मंडराता यहाँ पर दिखाई दिया। अब फिलहाल इंतजार है तो बजट का कि किस तरह और क्या कुछ प्रदेश की जनता के लिए योगी सरकार देती है। खास खबर में रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के तहत सहायता राशि किसानों को देने का प्रावधान है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कई किसान परेशान हो रहे हैं। सरगुजा के तकरीबन 73,000 किसानों का पंजीयन अधिकारियों की गड़बड़ी के चलते नहीं हो पाया है। तय समय पर पंजीयन नहीं होने के चलते किसान इस लाभ से वंचित होते दिखाई दे रहे हैं। इस गलती को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी नहीं है, बल्कि अकाउंट की वजह से कुछ परेशानियां सामने आई हैं, जिसमें तकरीबन 1,01,000 से ज़्यादा लोग किसान परेशान हुए हैं जिनका अकाउंट मैच नहीं कर रहा है। वहीं इस मामले पर बीजेपी हमलावर होती दिखाई दी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है, सर्वप्रथम तो ये राजीव गांधी न्याय योजना नहीं बल्कि अन्याय योजना है। कुछ अधिकारियों की वजह से ये त्रुटि हुई है। ये तो सिर्फ 73,000 किसानों का आंकड़ा है। ऐसे लाखों किसान होंगे जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन से बात हो ही रही है और मैच भर करना है, अकाउंट मैच करना है, आधार लिंकेज स्टैब्लिश हो जाए, आइडेंटिटी स्टैब्लिश। कल के दिन ये ना हो कि मेरे खाते में पैसा आ गया, पैसा आपका है मेरे खाते में आ गया, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन आपका पैसा आप ही को मिले। लेकिन दिक्कत बड़े पैमाने पे आ रही है, ये सामान्य नहीं है, असामान्य स्थिति है। जिस योजना के अंतर्गत किसानों को पैसा उनके धान खरीदने के साथ साथ मिलना चाहिए, वो 4 किस्तों में मिल रहा है। और ये 73,000 की बात तो सामने आई है, ऐसे लाखों किसान हैं जिन किसानों को
इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और अधिकारियों की गलतियों के कारण, उनकी त्रुटियों के कारण, कंप्यूटर में उनकी एंट्री नहीं करने के कारण, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण अगर किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में जो लोग फीड करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी उसको अप्रूवल करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। इस खबर पर बात करेंगे। निधि, किसानों का मुद्दा जो है कि छत्तीसगढ़ में हल होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। एक के बाद एक किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर, किसानों को मिलने वाले लाभों को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो नया मामला निकलकर सामने आया वो यह है कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान हो रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर विपक्ष मोर्चा खोलता दिखाई दे रहा है सरकार के खिलाफ। क्या कहें? जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के तहत जो किसान हैं उन्हें उनके धान यानी कि बचे हुए धान की जो राशि है वो उनके खातों में सीधे अंतरित की जाती थी। इसके साथ ही इसमें केवल धान ही नहीं, मक्का, गन्ना, ऐसे कई सारी फसलें हैं जिनकी राशि सीधे उनके खातों में एक सहायता राशि के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाती है। और ऐसे कई किसान हैं जो इस योजना के तहत लाभान्वित तो हुए हैं, लेकिन एक परेशानी कहीं ना कहीं इसमें ये उत्पन्न हो रही है कि जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों का पंजीयन कराया जाता है, उस पंजीयन में 73,000 जो किसान हैं उनका पंजीयन नहीं हो पाया है। सारे सरगुजा क्षेत्र के किसान हैं और पंजीयन नहीं होने की वजह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ इन किसानों को नहीं मिलेगा। यानी कि इस योजना से ये 73,000 किसान वंचित रह जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस पर जो चर्चा है वो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से की गई, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की गड़बड़ी, उनकी त्रुटियों की वजह से ये जो 73,000 किसान हैं इनका पंजीयन ही इस योजना में नहीं हो पाया है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का इस मुद्दे पर साफ तौर पर यह कहना है कि वाकई अगर त्रुटि की बात है तो मामला बड़ा है। उन्होंने ये स्वीकारा भी है और कहा कि यह गंभीर मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम गड़बड़ी की बात करें तो ये गड़बड़ी नहीं हुई है, अकाउंट में कुछ परेशानियां आई हैं और इस परेशानियों के चलते ही ये जो पंजीयन है वो नहीं हो पाया है और ये जो किसान हैं वंचित रह जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी जो प्रावधान है आगे का वो किया जाएगा। मैंने निश्चित तौर पर सारी जानकारी ली है, सारी तरह से पूछी है कि आखिरकार किस वजह से ये परेशानी आई, जिसकी वजह से अधिकारियों द्वारा उनको जानकारी यही दी गई कि अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की वजह से जो उनका अकाउंट है वो मैच नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये परेशानी आई है। तो वहीं इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 73,000 किसानों के शामिल नहीं होने की बात हमने जब पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल से की तो उन्होंने साफ तौर पर तो पहले ये कहा कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं बल्कि अन्याय योजना है, और दूसरी बात ये कि इस योजना के तहत किसानों को उनकी जो राशि है वो उन्हें डायरेक्ट देनी चाहिए, लेकिन ये राशि भी उन्हें 4 किस्तों में दी जा रही है। और इसके अलावा जो अधिकारी हैं जिन्होंने त्रुटियां की है, जिनकी गड़बड़ियों की वजह से या सॉफ्टवेयर में किसी चीज की खामी की वजह से उनके वजह से 73,000 किसान जो वंचित रह गए हैं, सर्वप्रथम उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनकी गलतियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना के तहत पहले तो जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जो किस्त उन्हें नहीं मिल पाई है, उन्हें वो किस्त भी देनी चाहिए और ब्याज सहित वो किस्त देना चाहिए। तो मुख्य तौर पर एक बार फिर जो किसानों का मुद्दा है वो गरमाया है, और अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन 73,000 किसानों का ना होना, इसको लेकर एक संग्राम की स्थिति जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल निधि, और इन परिस्थितियों को देखकर यही कहा जा रहा है कि किसानों का पंजीयन गड़बड़ी या चूक। लेकिन ऐसे में जिस तरह से विपक्ष सवाल उठाता दिखाई दे रहा है और खुद मंत्री की तरफ से बात निकलकर सामने आई कि उन्होंने खुद इस बात की जानकारी एकत्रित की है, कहीं ना कहीं टेक्निकल समस्या है जिसके चलते किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया, अकाउंट मैच नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस तरह से बात कही जा रही है कि आगे किसानों को लाभ दिया जाएगा, तो क्या लगता है इनका पंजीयन फिर से कराया जाएगा और अब तक जो उनको राशि नहीं मिली है उसका भुगतान भी इसके साथ किया जाएगा? और खासकर जिस तरह से मांग की है विपक्ष ने कि ब्याज भी साथ में देना चाहिए जो राशि इनकी अब तक नहीं मिली उसको, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या रुख सामने आ रहा है?
जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसीलिए बनाई गई है ताकि किसानों को इसका सीधे लाभ हो सके जी। और इसका सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही सरकार द्वारा उनके खातों में भले ही ये 4 किस्तों में राशि दी जा रही है पर सीधे खातों में अंतरित की जा रही है। लेकिन वहीं इस योजना से वो 73,000 किसान जो पंजीयन में शामिल नहीं हो पाए हैं उनको साफ तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसानों की गलती नहीं है, गलती उनके अंकों की वजह से हो रही है या फिर जो अधिकारी इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं उस वजह से गलती हो रही है। तो कई तरह की जो खामियां निकल रही है वो कहीं ना कहीं जो त्रुटि है उसे स्वास्थ्य मंत्री साफ तौर पर स्वीकारते नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आगे चलकर इस योजना का जो लाभ है वो किसानों को जरूर मिलेगा और जो किसान वंचित रह गए हैं निश्चित तौर पर वो सारी चीजें जल्द से जल्द सुधारी जाएंगी और वो त्रुटियां भी कम करने की पूरी कोशिश की जाएंगी। लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ हर किसान तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो पहले ही 4 किस्तों में राशि देने के नाम पर विपक्ष हर बार सवाल खड़े करते नजर आया है और एक बार फिर उन्होंने ये सवाल दागा है सत्ता पक्ष पर कि ये जो राशि है उन्हें किस्तों में ना दिया जाए और अगर किस्त की राशि भी किसानों को नहीं मिल पा रही है तो इसको ब्याज सहित दिया जाए। तो फिलहाल राजीव गांधी किसान योजना राज्य की ही योजना है, सरकार की ही योजना है, तो किसानों को जहां तक एक कयास लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा वंचित नहीं रखा जाएगा और जो परेशानियां या त्रुटियां आ रही हैं उसमें भी साफ तौर पर स्थितियां सुधारी जाएंगी और इसका सीधा लाभ जो बचे हुए किसान जिनका पंजीयन नहीं हो पाया है उन्हें भी दिया जाएगा। चलिए फिलहाल देखने वाली बात होगी किसानों को लेकर स्थिति क्या कुछ बनती दिखाई देती है और जिस तरह से त्रुटि होने की बात कही जा रही है, इस त्रुटि को कब तक सुधारा जाता है और विपक्ष के आरोप जिस तरह से उसको लेकर सरकार क्या रुख अपनाती दिखाई देती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए निधि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।